हेलो एंड वेलकम यू आर टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18 मई। 18 मई के करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इससे कवर हो जाएंगे। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं जो योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना हुई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हुई, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS जो 5 की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो NFHS 5 के ऊपर बात करेंगे बहुत डिटेल में। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, बताना चाहूँगा जो लोअर PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, FRO मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप लोअर PCS मेंस की, FRO मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए 18 मई करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आती है वो आती है NFHS 5 पे, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आ रहा है, इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो इसके ऊपर प्रोग्रेस देखी जा रही है कि NFHS 4 से लेके NFHS 5 तक कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। NFHS 4 का पीरियड हुआ था 2015 से लेकर 16 तक का, और NFHS 5 का जो पीरियड है वो है 2019 से लेकर 2021 का पीरियड। और इसके बाद NFHS 6 की बात भी की जा रही है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ रही है कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इन रीसेंट टाइम्स। तो ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भारत ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत अच्छे से काम किया है। तो इसका मतलब गाइज ये होता है कि अगर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बिल लाना चाह रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी दूसरे राज्य की सरकार हो, तो इसका मतलब अगर भारत सरकार ये कह रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में भारत ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, तो शायद हो सकता है कि वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हैं उनको लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। द टोटल फर्टिलिटी रेट्स एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। एक TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एवरेज नंबर ऑफ जो बच्चे एक महिला पैदा कर सकती है हैज़ फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2.0 एट द नेशनल लेवल बिटवीन NFHS 4 एंड 5। तो NFHS 4 और 5 के बीच में 2.2 से कम होकर वो 2 रह गया है। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है कि 2.1 TFR होना चाहिए। देर आर ओनली 5 स्टेट्स इन इंडिया विच आर अबव रिप्लेसमेंट लेवल। तो सिर्फ 5 राज्य हैं भारत में जो रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर हैं, यानी 2.1 लेवल से ऊपर है। वो कौन कौन है? रिप्लेसमेंट लेवल जो है फर्टिलिटी का 2.1 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं? वो है बिहार जिसका 2.98 है, मेघालय 2.91, यूपी 2.35, झारखंड 2.26 एंड मणिपुर 2.17। ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है, यानी कि अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल भी बढ़ा है। 54% से बढ़कर 67% हो गया है। जो मॉडर्न मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, वो भी बढ़े हैं सभी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में। अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग हैव विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यानी कि वो नीड्स जो हम फैमिली प्लानिंग की नहीं कर पा रहे थे वो डिक्लाइन हो गई है फ्रॉम 13% टू 9%। नेक्स्ट आता है द अनमेट नीड फॉर स्पेसिंग विच रिमेन्ड अ मेजर इशू इन इंडिया इन द पास्ट हैज़ कम डाउन टू लेस देन 10%। जो प्रोपोर्शन है प्रेग्नेंट वीमेन का जो एंटीनेटल केयर, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जिस टाइम बच्चा नहीं होता, उस पीरियड को एंटीनेटल पीरियड कहा जाता है। तो जिस टाइम पर महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसके लिए उसका जो विजिट है टू द इंस्टीट्यूशन, यानी कि चाहे वो डॉक्टर के पास हो या हॉस्पिटल में हो, वो बढ़ गया है 59% से बढ़कर 70% हो गया है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ 25 परसेंटेज पॉइंट्स इन नागालैंड। अब सब ज़्यादातर सभी स्टेट्स में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुई है वो 25 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज़ हुई है नागालैंड में। उसके बाद उसके पीछे है मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। इन कंट्रास्ट अगर देखें तो गोवा, सिक्किम, पंजाब और छत्तीसगढ़ में डिक्रीज़ हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर में। A considerable progress is noticed in 4+ ANC at the national level from 51% to 58%। तो 51% से बढ़कर 58% ANC यानी कि एंटीनेटल केयर की जो विजिट है उसमें प्रोग्रेस देखी गई है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं, यानी कि ऐसे बर्थ जो कि हॉस्पिटल में हो रहे हैं या डॉक्टर की निगरानी के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली फ्रॉम 79% टू 89%। 89% तक हो गई हैं अब इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 बच्चे में से 89 बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं और 11 ही बच्चे ऐसे हैं जो किसी के घर में पैदा हो रहे हैं। इवन इन रूरल एरियाज़ अराउंड 87% बर्थ आर डिलीवर्ड इन इंस्टीट्यूशंस। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 87% बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ये बढ़कर संख्या 94% हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंक्रीज बाय मैक्सिमम 27% पॉइंट्स। 27% से इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में बढ़े हैं। उसके बाद 10 परसेंटेज पॉइंट से बढ़े हैं असम में, बिहार में, मेघालय,
छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, यूपी और वेस्ट बंगाल। ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स बढ़ने का जो रीज़न है वो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर एजुकेशन आ रही है, यानी कि उनके अंदर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, उस वजह से वो समझ पा रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स के। और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत जो बर्थ्स हैं वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी में भी आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बर्थ होना है किसी बच्चे का वो बहुत महंगा पड़ रहा है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो लोग जो हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरफ ही जाएंगे। ओवर 91% डिस्ट्रिक्ट्स हैव मोर देन 70% ऑफ बर्थ्स इन द लास्ट 5 years दैट टुक प्लेस इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में। NFHS 5 में कहा जा रहा है कि मोर देन 3/4 यानी कि 77% जो बच्चे हैं जिनकी एज 12 से लेकर 23 महीने तक की है उनको फुल्ली इम्यूनाइज कर दिया गया है, यानी उनको सारे टीके लग चुके हैं, कंपेयर्ड विद 62%। जबकि पहले 62% हुआ करता था ये संख्या NFHS 4 के टाइम पे। NFHS 5 के टाइम पे ये संख्या बढ़कर 77% हो गई, जो कि अपना में एक बहुत अच्छी बात है। फुल वैक्सीनेशन कवरेज अमंग चिल्ड्रन रेंजेस फ्रॉम 57% इन नागालैंड। अब जो फुल वैक्सीनेशन कवरेज है कि कितने बच्चों में फुल वैक्सीनेशन कवरेज हुआ है, तो नागालैंड में 57% है, तो 95% बच्चे हैं दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी हैं उसके। उड़ीसा में 91% हैं, तमिलनाडु में 89% हैं, वेस्ट बंगाल में 88% हैं। द लेवल ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन, स्टंटिंग का मतलब होता है कि अपनी एज के हिसाब से अगर किसी बच्चे की हाइट कम रह जाती है तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years हैज़ मार्जिनल डिक्लाइन, यानी जो लेवल ऑफ स्टंटिंग है 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है ये वो कम हुई है, जो कि एक अच्छी बात है अपने आप में, फ्रॉम 38 to 36% पिछले 4 सालों में। स्टंटिंग इज़ हायर अमंग चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग ज़्यादा देखी जा रही है अर्बन क्षेत्र के मुकाबले। वेरिएशन इन स्टंटिंग रेंजेस फ्रॉम द लोएस्ट इन पुडुचेरी, अब जो स्टंटिंग है वो सबसे कम है पुडुचेरी में और सबसे ज़्यादा है मेघालय में। एक नोटेबल डिक्रीज देखा जा रहा है स्टंटिंग में, वो कहाँ कहाँ देखा गया है, उत्तराखंड भी उसके अंदर है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी एंड सिक्किम। तो इनमें तो 7 परसेंटेज पॉइंट से कम हुआ है स्टंटिंग का दर। झारखंड, MP, मणिपुर में 6 परसेंटेज पॉइंट से और चंडीगढ़, बिहार में 5 से। कंपेयर्ड विद NFHS 4, ओवरवेट या ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ी है। जैसे जैसे हमारा जो वर्क स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होती जा रही है, तो साल दर साल देखा जा रहा है कि जो ओबेसिटी के चांसेस हैं, मोटापे के चांसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो NFHS 4 से बढ़कर NFHS 5 में जो केसेस हैं ओबेसिटी के या ओवरवेट के ये बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 21% से बढ़कर 24% हो गए हैं औरतों में, महिलाओं में, और पुरुषों में देखा जाए तो 19% से बढ़कर 23% हो गया है। मोर देन 1/3 ऑफ वीमेन, यानी 1/3 से ज़्यादा औरतें केरला की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, आंध्र प्रदेश में, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप में वो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, यानी 34 से लेकर 46% तक महिलाएं वहाँ पे आपको ओवरवेट या ओबीज मिलेंगी। NFHS 5 ने एक ये शो किया है एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स में, कि एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है। सभी राज्यों को अगर हम मिलाएं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाएं, तो वहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है SDG इंडिकेटर्स में। द एक्सटेंट टू विच मैरिड वुमेन यूजुअली पार्टिसिपेट इन 3 हाउस होल्ड डिसीजंस, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मैरिड वुमेन हैं वो किस हद तक अपने जो हाउस होल्ड डिसीजंस होते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण हाउस होल्ड डिसीजंस में जो महिलाओं की भूमिका है वो भी, उनकी जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है, जो कि अपना में बहुत अच्छी बात है। वो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन से हैं? सबसे पहले आता है अबाउट हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, उनकी खुद की, उस महिला की खुद की हेल्थ का। मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेजेस, कि बड़े बड़े जो हाउस होल्ड परचेजेस हैं वो किस तरह से किए जाएंगी, वो भी महिला की, जो उस घर की जो महिलाएँ हैं उनकी मर्जी से हो रहा है। मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेसेस, विजिट टू हर फैमिली और रिलेटिव्स, क्या वो महिला अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव्स के पास जा पा रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो कि पहले महिलाओं को हक नहीं दिए जाते थे, उनके ऊपर एकमात्र हक पुरुषों का होता था और वो उनसे ही पूछ के काम किया करती थी। तो अब ये कुछ हद तक बढ़े हैं। इंडिकेट्स दैट देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज़ हाई, कि उनकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ी है। जो लद्दाख में 80% लद्दाख टू 99% नागालैंड, मिजोरम, 80% लद्दाख में है तो 99% लद्दाख और मिजोरम में है। रूरल 77%, अर्बन 81%, डिफरेंस इज फाउंड टू बी मार्जिनल। अगर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में देखें तो रूरल में 77% है और अर्बन में 81% आया है कि विमेन पार्टिसिपेशन का हाउस होल्ड डिसीजंस में। तो ये अपने आप में एक मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही। द प्रेवलेंस ऑफ विमेन हैविंग अ बैंक और सेविंग्स अकाउंट, की एक महिलाओं का जो बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, ये भी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 53% से बढ़कर अब ये 79% तक चला गया है।
NFHS 4 और NFHS 5 में देखें तो क्लीन कुकिंग फ्यूल अगर इस्तेमाल देखें तो वो बढ़कर 59% हो गया है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देखें तो वो बढ़कर 70% हो गई हैं। हैंड वॉश फैसिलिटी देखें साबुन के साथ, पानी के साथ, ये बढ़कर 78% हो गई हैं, जो कि अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, इन सब चीज़ों को अगर आप अपने एस्से में लिखते हैं या आंसर्स में लिखते हैं, जब भी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया है, या ये चीज़ें भी आप एस्से में भी लिख सकते हैं और ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं कि NFHS 5 का जो डेटा है उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NFHS 5 और NFHS 6 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो UPPCS के प्रीलिम्स में या आपके UPSC के प्रीलिम्स में। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के तहत आई है। अब जो NFHS 6 होने जा रहा है 2023-24 में, उसमें ये कहा जा रहा है कि नए डायमेंशंस क्या इंक्लूड किए जाएंगे NFHS 6 में। देखिए, पिछली बार 2020 में जब UPPCS हुआ था तो उन्होंने ये पूछ लिया था उस टाइम पे, क्योंकि NFHS 5 नहीं आया था, उन्होंने ये पूछ लिया था कि 4 फैक्टर्स में से 4 ऑप्शंस दिए थे, ये पूछ लिया कि इसमें क्या NFHS 5 में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि NFHS 6 में क्या इंक्लूड किया जा रहा है या क्या नहीं किया जा रहा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा कि NFHS 5 से सीख के क्या चीज़ NFHS 6 में इंक्लूड की जा रही है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट NFHS 6 विच इज़ शेड्यूल टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 2023-24, तो 2023-24 में इसको शेड्यूल किया जाना है। तो नए नए कौन से डोमेन एरियाज़ हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे? एक तो इंक्लूड किया जाएगा कोविड-19 का हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग। उसके बाद कोविड-19 की वैक्सीनेशन कवरेज क्या रहा, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो अलग अलग स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, फिर माइग्रेशन यानी कि जो प्रवास कर रहे हैं लोग बाग, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ फाइनेंसिंग है, उसकी हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कैसा है, तो ये भी NFHS 6 में देखा जाएगा। डिजिटल लिटरेसी देखी जाएगी NFHS 6 में। काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग पे काउंसलिंग करनी है आफ्टर अबॉर्शन एंड इंसेंटिव्स अंडर न्यू मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फिर क्वालिटी क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मैरिटल चॉइस, फिर विजिट बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स फॉर हेल्थ अवेयरनेस एंड नीड्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है यानी कि जो आर्थिक समावेश है विमेन के बीच में वो, नॉलेज ऑफ अनीमिया, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस। अनलाइक इन प्रीवियस राउंड्स NFHS 6 विल अडॉप्ट अर्बन फ्रेम सर्वे, तो अर्बन फ्रेम सर्वे अडॉप्ट करेगा NFHS 6 जो 2012 से 2017 के बीच में हुआ। और मॉस्पी जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो एक सैम्पलिंग फ्रेम देगा अर्बन एरिया के लिए। दिस स्ट्रैटेजी विल मिनिमाइज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स टू लार्ज एक्सटेंट एज द बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग 2011 सेंसस फ्रेम विल बी रिजॉल्व। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आपको कि NFHS 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं जो आगे आएगी 2023-24 में। और ये भी ध्यान रखिए कि NFHS 6 का पीरियड क्या है 2023-24, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि NFHS 6 किस पीरियड के बीच में किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करती है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स सिंस द ईयर 1992, तो 1992 ईयर से उसको पब्लिश करा जा रहा है, विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रोवाइड कर रहा है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। और ये हर साल 31 मार्च तक अवेलेबल करवा दी जाती है। बेस्ड ऑन द न्यू रिक्वायरमेंट द फॉर्मेट्स ऑफ द पब्लिकेशन चेंज कर दिए जाते हैं समय समय पे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो उसका फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया जाएगा। फ्रॉम द ईयर 2018-19 ऑनवर्ड्स डेटा विद रिस्पेक्ट टू द अर्बन हेल्थ कंपोनेंट्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, जो अर्बन हेल्थ कंपोनेंट के डेटा है उनको इंक्लूड किया गया है। फॉर प्लानिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इन द कंट्री दिस पब्लिकेशन इज़ यूज बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा पब्लिकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, NGOs के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसको 7 साल कंप्लीट हो गए हैं रिलीज़ हुए, जब ये 7 साल पहले ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हैं, सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हैं और अटल पेंशन योजना के तहत 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये तीनों को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता वेस्ट बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी ने। दीज 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आर डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो ये तीनों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च की गई थी एक साथ वेलफेयर के लिए, जो भारत के नागरिक हैं उन सबके कल्याण के लिए। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर सिक्योरिंग ह्यूमन लाइफ फ्रॉम अनफोर्सिन रिस्क ऑब्लिक लॉसेज एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़, कि जो
हमें वो चीज़ें जो हमें नहीं दिख पाती कि भविष्य में कोई भी रिस्क हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए, और फाइनेंशियल अनसर्टिनिटीज़ जो होती हैं उसके लिए, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्शन ऑफ द कंट्री आर फाइनेंशियली सिक्योर। तो ये देखने के लिए कि जो लोग असंगठित क्षेत्र के लोग हैं और उनके लिए फाइनेंशियली वो सिक्योर हो पाएँ, तो प्रधानमंत्री ने 2 योजनाएं लॉन्च की। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और साथ ही साथ एक अटल पेंशन योजना को भी लॉन्च किया, जिससे कि ओल्ड एज में आप एक्सीजेंसीज को कवर कर पाएँ, यानी कि इसके तहत आपको पेंशन मिल पाए। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और सुरक्षा बीमा योजना है, ये तो लो कॉस्ट लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है कि अगर लाइफ, यानी कि अगर लाइफ कवर है या एक्सीडेंटल कवर है, यानी किसी की अगर मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको इसके तहत कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जो अटल पेंशन योजना है वो एक पेंशन स्कीम है। जब पर्सन 60 ईयर्स का हो जाता है, 60 ईयर्स के बाद की बात करें, तो उसके बाद उसको एक एश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगी, जिससे वो अपना गुजर बसर करे। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक एक करके स्कीम देख लेते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये मेंस के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हो कोई भी, या प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो अपना में एक साल की 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जो हर साल दर साल ये रिन्यू होती रहती है। एलिजिबिलिटी जो है 18 से 50 साल की इसकी एलिजिबिलिटी है। किसी के पास भी अगर सेविंग बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो इसको करवा सकता है, खोल सकता है। जो लोग इस स्कीम को ज्वाइन करते हैं 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, वो इसको 55 साल तक की उम्र में तक कवर कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं अपॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। फिर बेनिफिट जो है 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से। इसमें हर साल आपको 330 रुपये देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनरोलमेंट कैसा होगा? एनरोलमेंट अंडर द स्कीम कैन बी डन बाय विजिटिंग द ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच में चले जाएँ या वेबसाइट पर चले जाएँ बैंक की और अपने जो, अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें खोल लें, या पोस्ट ऑफिस में जाएँ, वहाँ से आप इसको ऑन करवा सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। द प्रीमियम अंडर द स्कीम इज़ ऑटो डेबिटेड। अब जो प्रीमियम है, यानी कि जो 330 रुपये का जो प्रीमियम है हर साल, वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। एक बार आपको इसके लिए एश्योरेंस देना है उनको, बैंक को, उसके बाद वो हर साल इसको अपने आप ही काटते रहेंगे। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो 27 अप्रैल तक अगर हम देखें 2022 में 12.76 करोड़ जो अकाउंट्स हैं इस स्कीम के तहत एनरोल्ड हैं, जिनका अमाउंट 11,522 करोड़ हो चुका है फॉर द 5,76,121 क्लेम्स। फिर बात आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये एक 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। वही हर साल दर साल इसको भी रिन्यू किया जाता है, और इसमें भी किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी जो है 18 से लेकर 70 साल तक की है। फिर बेनिफिट मिलेगा इसमें 2 लाख रुपए का अगर किसी की डेथ हो जाती है, और 1 लाख का अगर वो पार्शियल डिसेबल होता है, और फुली डिसेबल हो जाएगा तो भी 2 लाख का कवर मिलता है। फिर जो एनरोलमेंट है वो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके आप इसको एनरोल करवा सकते हैं। ऑटो डेबिट होगा, एक बार आपको इसके लिए संस्तुति देनी है बैंक को, बाद में जो बैंक है वो अपने आप इसमें हर साल पैसे काटता रहेगा। इसमें 12 रुपये कटते हैं पूरे साल के। जो अचीवमेंट है वो 27 अप्रैल को अगर हम देखें तो 28.37 करोड़ जो एनरोलमेंट्स हैं वो इस स्कीम के तहत हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना की अगर हम बारे में बात करें तो ये लॉन्च की गई थी टू क्रिएट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो सभी भारतीयों के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव है भारत की सरकार का, गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कवर फ्यूचर, की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और फ्यूचर में कवर प्रोवाइड करने के लिए सभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, यानी असंगठित क्षेत्रों के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये एनपीएस के अंदर आता है, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। 18 से लेके 40 साल तक का व्यक्ति जो है इसके अंदर एनरोल करवा सकता है। बेनिफिट्स हैं, सब्सक्राइबर्स को मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलेगी 1,000 से लेके 5,000 के बीच में, जिस हिसाब से उसने अपना कंट्रीब्यूशन करा होगा स्कीम के तहत। डिसबर्समेंट अगर हम देखें स्कीम के बेनिफिट्स की तो मंथली पेंशन अवेलेबल होगी टू द सब्सक्राइबर, और उसके बाद अगर उसके सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को मिलेगा। एंड द पेंशन कॉर्पस एज एक्यूमुलेटेड एट द 60 ऑफ द सब्सक्राइबर वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर इन केस अगर नॉमिनी की भी डेथ हो गई, नहीं सॉरी नॉट नॉमिनी, अगर जिस पर्सन ने जो सब्सक्राइबर था उसकी डेथ हो जाती है और उसके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक नॉमिनी और होगा, और अगर दोनों की डेथ हो गई, सब्सक्राइबर की भी और स्पाउस की भी, तो सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर्स, अगर मान लेते हैं सब्सक्राइबर की प्रीमेच्योर डेथ हो गई तो उसका स्पाउस जो है वो उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका जो सब्सक्राइबर था, ओरिजिनल सब्सक्राइबर था, उसकी उम्र 60 ईयर्स तक की नहीं हो जाती, और उसके बाद जो पेंशन है उसके स्पाउस को मिलती रहेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखें तो मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। तो मिनिमम पेंशन सरकार ने गारंटी करी है कि आपको इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी इफ़ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन आंसर लोअर देन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न इन एस्टिमेट किया गया है अगर उससे भी कम पैसा आता है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, सरकार ही उसके लिए पेंशन देगी लोगों को। गवर्नमेंट वुड फंड सच इनएडिक्वेसी, तो गवर्नमेंट ही फंड करेगी उस इनएडिक्वेसी की। इफ़ द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आर हायर, अगर इन रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट पे हायर हैं तो सब्सक्राइबर्स को जो बढ़े हुए पैसे हैं वो मिलेंगे। पेमेंट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना ऑन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे आपको पेमेंट करना है। इस स्कीम से आप वॉलंटरली एक्सिट कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस पे, और इसके लिए डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर आप बाहर निकलते हैं तो इसके तहत क्या होगा, जो सरकार अपनी तरफ से जिसमें जो कंट्रीब्यूट कर रही थी वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, और जो इंटरेस्ट है या रिटर्न है वो भी आपको कम मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप बीच में निकलते हैं तो उससे आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। और अचीवमेंट देखें तो 27 अप्रैल तक 4 करोड़ इंडिविजुअल्स ने इस स्कीम के तहत सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए दैट्स ऑल। तो ये है 18th ऑफ मई करंट अफेयर्स गाइस, इनको कवर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इन करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप मुझे उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।